जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वदीप आईएएस में स्वागत है। कल ये सेकेंड पार्ट वीडियो है। जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, जून 2024 समाज शास्त्र विषय है और यह MS101 के आपका सब्जेक्ट कोड हो गया। इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 जो वीडियो बना था लंबा होने की वजह से मैंने 3 नंबर क्वेश्चन तक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था। बट इस सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यह जून 2024 का प्रीवियस ईयर डिस्कशन है और यह आपके जून 2025 जो है, जून 2025 के लिए 100% यूजफुल है। जो भी क्वेश्चंस MS001 पे डिस्कस किया जा रहा है, ये सभी प्रश्न आपके लिए 100% उपयोगी होंगे। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कशन हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, मिलर और डहल द्वारा विस्तृत रूप से स्थानीय समुदाय में शक्ति गतिशीलता पर चर्चा करें। तो आप कह सकते हैं कि मिलर और डहल जो है एक विचार, इनकी दृष्टिकोण है इन चीजों के बीच। बट आपका मेन भाग जो हो गया वो स्थानीय समुदायों में शक्ति की गतिशीलता, इसी पे पूरे आपको 500 वर्ड का डिस्कशन करना है। तो मैं पिछली भी वीडियो में बता रहा था कि सबसे प्रश्न को उत्तर देने से पहले आपको कम से कम 2-4 बार प्रश्न को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद इसमें कौन से मुख्य भाग है उसे निकालना चाहिए हमें, और उसके बाद हमें 3 चीजों पे मेहनत करना है। इंट्रोडक्शन, इसके बाद मेन पार्ट, इसके बाद निष्कर्ष के लिए लास्ट में हम लोग लिखते हैं। इसकी जो रिजल्ट फाइनल होती है उसे हम लिखते हैं। अब इसका आंसर देखेंगे। गतिशीलता पे चर्चा जो मिलर और डहल जो करते हैं, मिलर डहल 2 ऐसे प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्होंने स्थानीय समुदाय में शक्ति की गतिशीलता पर गहराई से अध्ययन किया है। यह स्थानीय समुदायों की शक्ति की गतिशीलता जो है उस पे ये दोनों राइटर ने अपनी समाजशास्त्री जो है वो डिस्कस किए हैं, अपनी विचारों को रखे हैं, अध्ययन किए हैं। उन्होंने अपने शोध के माध्यम से समझने की कोशिश की है कि स्थानीय स्तर पर शक्ति कैसे वितरित होती है। उनका एक अपना शोध है, यहां पे लिखा हुआ अपना शोध। कौन से कारक शक्ति के संचय और प्रयोग को प्रभावित करते हैं और शक्ति के प्रयोग सामाजिक परिवर्तन में कैसे प्रभावित करता है। इसमें 3 चीजों पे इन्होंने फोकस किया है कि स्थानीय स्तर पर शक्ति कैसे वितरित होता है। पहला आप देखेंगे तो पहला हो गया, दूसरा हो गया शक्ति के कारक की बात करते हैं, और तीसरा इस शक्ति के प्रयोग से सामाजिक परिवर्तन में कैसा प्रभाव, कैसा चेंजिंग आता है, इसकी चर्चा यह करने की प्रयास कर रहे हैं। अब मिलर और डहल की विचार को हम लोग जानेंगे, और किस चीज की विचार पे जानेंगे, शक्ति के बारे में, स्थानीय शक्ति की गतिशीलता के बारे में मिलर और डहल की विचारों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो पहला इनका विचार होता है शक्ति का विकेंद्रीकरण। मिलर और डहल दोनों ही शक्ति के विकेंद्रीकरण पर जोर देते हैं। वे मानते हैं शक्ति केवल राज्य सरकार के हाथों में केंद्रित नहीं होती है, बल्कि स्थानीय समुदाय में विभिन्न समूहों में बटी होती है। आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे आपके समाज में, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के बहुत सारे वर्ग, बहुत सारे क्षेत्रों में देखते होंगे कि किसी एक प्रमुख या मुख्य व्यक्ति की शक्ति दिखता होगा वहां पे। जैसे आप गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं, कोई हम कह सकते हैं कि एक जो जिनकी जो कनेक्टिविटी जो होती है गलत लोगों से होती है, तो उनका एक वर्चस्व समाज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे शक्ति के विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्ति सिर्फ राज्य सरकार या केंद्र सरकारों में न होकर
एक स्थानीय समुदायों के लेवल पर भी एक शक्ति देखी जा सकती है। सेकेंड में है हित समूह की भूमिका। उन्होंने स्थानीय समुदाय में हित समूह की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। वे समूह अपने सदस्यों के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यहाँ पे जो हित समूह की जो बात होती है, ये आपके समाज जो है, आपके जो समाज है उसमें एकता की भावनाओं को दर्शाता है। हित समूहों की जो भूमिका की जो बात हो रही है, आपके समाज में एकता की भावनाओं को दर्शाता है। ये सत्ता के विभिन्न स्रोत होते हैं। इन्होंने कहा कि जैसे धन है, जानकारी है, सामाजिक संबंध है, प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये सारे स्रोत हो गए। शक्ति का प्रयोग जो है, उन्हें शक्ति के प्रयोग विभिन्न तरीकों जैसे समझौता, सहयोग, संघर्ष पर चर्चा की जाती है। देखिए हम लोग समाजशास्त्र पे डिस्कशन कर रहे हैं। समाजशास्त्र एक आपकी बौद्धिक विकास का एक उपज है, एक आपकी समझ पे ही आधारित होती है, क्योंकि मानव शास्त्र की इसमें चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे जब शक्ति की बात होती है तो हमारे जनरली माइंड में जब कोई हमें सामने से आकर कहता है कि शक्ति है या नहीं है, तुम्हारे अंदर शक्ति है या नहीं है, तो शक्ति की बात हमने पावर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। माइंड में क्विकली आता है कि शक्ति का मतलब क्या हुआ, पावर, ताकत, एक जो बैकग्राउंड में जो ताकत है ना, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। बट आप इस क्वेश्चन के माध्यम से मिलर की जो अपनी विचार है उसमें देखने की प्रयास करेंगे। शक्ति का मतलब धन भी होता है, धन से भी आपकी पावर हो सकती है। आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो आपके पास शक्ति है। सामाजिक संबंध अगर आपके अच्छे हैं, मतलब आप जिस समाज में रहते हैं वहां के समाज के लोगों से अगर आपकी सामाजिक संबंध बहुत अच्छे हैं तो आपके पास शक्ति है। जैसे आपकी समझौता करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है तो आप में शक्ति है। आपकी सहयोग की भावना है तो फिर भी आप में शक्ति है। और संघर्ष पे चर्चा जो होती है वो भी आपकी शक्ति को दर्शाता है। तो शक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपकी पावर, आपकी ताकत की बात की जाती है। समाजशास्त्र हमें एक विस्तृत रूप से माइंड को सोचने पे मजबूर करती है, और सोचने जो विकृत रूप से अगर आप सोचते हैं, समाजशास्त्र मानव शास्त्र है, आपके विचारों को और अंदर तक जानने की कोशिश करती है। स्थानीय संदर्भ क्या होता है? मिलर और डहल ने स्थानीय संदर्भों के शक्ति प्रयास पर जोर दिया है। उन्होंने दिखाया है कि शक्ति का प्रयोग स्थानीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। कह सकते हैं जैसे एक लोकल बॉडीज होती है, ग्राम पंचायत हम कह सकते हैं, ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत से अगर मान लिए मैं एक उदाहरण दूं कि प्राइम मिनिस्टर्स की इलेक्शन जो होती है, ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में चुनाव जो प्राइम मिनिस्टर जो बनते कैसे बनते हैं, तो एक लोकल बॉडी से होते हुए एक हायर बॉडी तक, स्टेट से लेकर वहां सेंट्रल तक पहुंचती है। तो कह सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर की जो नींव है, प्राइम मिनिस्टर की जो बेसमेंट है, वह किसके द्वारा तैयार किया गया? स्थानीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव से वो बने हैं, और उनकी अच्छी भूमिका उस पर डिपेंड करती है। तो बेसमेंट हम कह सकते हैं कि ग्राम की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन को देखा जा सकता है। स्थानीय समुदाय में शक्ति की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बहुत सारे कारक होते हैं जो उस शक्ति को प्रभावित करते हैं। तो हमारी सामाजिक संरचना होती है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी चर्चा किया था कि अगर समाज में कोई एक बॉडी नहीं है, जैसे अस्पताल नहीं है या आपके समाज में अच्छे विद्यालय नहीं है, तो आपकी सामाजिक संरचना पूर्ण नहीं होती है, कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। आर्थिक संरचना भी महत्वपूर्ण कारक होता है प्रभावित करने में। अगर आपके जिस समाज में आते हैं उस समाज में अगर आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, वहां पे इकोनॉमिकली कोई संसाधन नहीं है। आर्थिक संरचना का मतलब होता है कि स्वामित्व और नियंत्रण की महत्वपूर्ण स्रोत की बात करती है, मतलब डेवलप नहीं होना। राजनीतिक संस्थान नहीं है। अगर आपके सोसाइटी में स्थानीय समुदाय है, वहां पे राजनीतिक संस्था नहीं है, तो आप अपनी बात को ऊंचे स्तर पे, मतलब जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे आप नहीं अपनी बातों को रख सकते हैं।
तो आपकी राजनीतिक संस्था भी एक मुख्य कारक निभाता है। संस्कृति मान्यता, आपकी संस्कृति मान्यता नहीं है, सभी एक ही समाज के लोग हैं और उनमें संस्कृति की मान्यता नहीं है, तो वो एक शक्ति नहीं होती है। जैसे एक घर में 2 भाई या 4 भाई होते हैं और 4 भाई एक ही घर में रह रहे हैं और सभी अलग रह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपने तरीके से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या होता है कि शक्तिहीन हो जाते हैं। वो परिवार कह सकते हैं शक्तिहीन हो जाता है। उसी प्रकार एक स्थानीय समुदाय सांस्कृतिक मान्यताओं की वजह से वह क्या होता है, शक्तिहीन हो जाता है और इसी से एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकता है। तो ये प्रभावित करती है। इतिहास क्या रहा है, शक्ति की गतिशीलता को आकार देता है। समुदाय का इतिहास रहा है कि वह पॉजिटिव चीज रही है। शक्ति का प्रयोग और सामाजिक परिवर्तन, जैसे मैंने बहुत सारे भी चर्चा किया, उपयुक्त में चर्चा की है शक्ति के कारक का। शक्ति का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण ड्राइवर है। अगर शक्ति का प्रयोग है, शक्ति का मतलब कभी नहीं होता है पावर, शक्ति का मतलब होता है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संरचना। आपके एक स्थानीय शक्ति को और समाज को बेहतर बनाने में यह उपयोगी होता है। तो कह सकते हैं कि शक्ति जो है, शक्ति के प्रयोग से आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे? जैसे राजनीतिक स्थिति अगर आपकी समाज की अच्छी है तो आप एक महत्वपूर्ण शक्ति अगर है, राजनीतिक शक्ति है आपको, तो अपने समाज को बेहतर संरचना में ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। हित समूह अपनी शक्ति का उपयोग सामाजिक नीतियों को प्रभावित करने और समुदाय में बदलाव लाने के लिए करते हैं। हित समूह आपकी कोऑपरेटिव जो भाव जो है सभी लोगों के बीच में, वो बहुत यूजफुल होता है। और फिर इनकी आलोचनाएं होती है। अत्यधिक आदर्शवाद, जैसे आप देखे होंगे थर्ड क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा जो है ना एकीकरण की बात की जाती है कि हाँ सारे संस्कृति एक ही है, एक ही ढांचा में समेटने की कोशिश की गई है। आप थर्ड क्वेश्चंस में देखेंगे यहां पे क्या करें, अत्यधिक आदर्शवाद नहीं होना चाहिए। मिलर और डहल का दृष्टिकोण अत्यधिक आदर्शवाद है क्योंकि शक्ति के संघर्ष असमानताओं की ओर कम ध्यान देता है। शक्ति के संघर्ष जो है और असमानताओं की ओर बहुत कम ध्यान देता है, तो आदर्शवाद थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिलता है, उतना नहीं होना चाहिए। पश्चिमी केंद्रित है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो सिद्धांत जो है यह पश्चिमी देशों विकसित किया गया था, वे अन्य सांस्कृतिक समाज में उतने लागू नहीं हो सकते हैं। ये पश्चिमी समाज की विचारधारा है, ऐसा आलोचना किया जाता है। स्थिरता पर जोर दी जाती है, स्थिरता पर जोर दिया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता प्रक्रिया को कम महत्व देता है, तो ये उनकी आलोचना हो गई। अब निष्कर्ष में क्या हो सकता है, मिलर और डहल के काम ने स्थानीय समुदाय को शक्ति गतिशील को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि उनके सिद्धांतों में अपनी सीमाएं भी रही है, जैसे स्थिरता पे जोर देना, ज्यादा आदर्शवाद हो जाना, ये उनकी सीमाएं भी रही है। उनके काम को आधुनिक संदर्भ में पुनर्विचार करने और नए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को समझने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं जब भी कभी भी या जैसे आपके समाज शास्त्र के प्रीवियस ईयर पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, या मैं महिलाओं को लेकर मैं बहुत सारी रिसर्च करता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो मैं बहुत सारी नीतियां जो बनाई गई है, परंपराएं जो बनाई गई है महिलाओं के लिए, अब वर्तमान समय में उस परंपरा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमारी समाज जो है उस परंपराओं को लेकर चल रही है, जिससे महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी की परंपराओं को निभाना पड़ रहा है, घर और बाहर दोनों देखना पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं जब भी किसी भी चीज की चर्चा करता हूं, या महिला हो या किसी भी विषय पे मैं बात करता हूं, तो मैं किसी एक पक्ष को नहीं, दोनों किनारे के बीच एक मध्यस्थ की बात में करता हूं, क्योंकि बहुत से सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, तो मैं किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चलता। तो निष्कर्ष भी आपको यही कहता है कि कभी भी आप निष्कर्ष किसी को दीजिए ना, या अपनी विचार दीजिए,
तो किसी एक पक्ष में ना देकर दोनों बातों को उसमें समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर यह गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है और कितना गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। वैधता क्या है, वैधता से आप क्या समझते हैं, विभिन्न आधारों पर चर्चा कीजिए। वैधता आप जनरल डे में आप सुनते होंगे कि वैधता एक अवधारणा है जो किसी नियम, कानून, निर्णय, व्यवस्था की नैतिक, उचित और स्वीकार्यता को दर्शाती है। वैधता है, वैलिड है कि नहीं, उस चीज की बात करती है। यह निर्भर करता है कोई विशेष नियम, कानून, व्यवस्था कितनी हद तक न्याय संगत, उचित और समाज के लिए स्वीकार्य है। यह वैध है कि नहीं। नहीं कहते हैं कि वैध है या नहीं, शादी वैध है या नहीं, वैधता दी गई है कि नहीं। हमारे समाज में आज भी परंपरा में लव मैरिज की वैधता नहीं दी गई, लव मैरिज की वैधता नहीं दी गई। तो हम कह सकते हैं कि अब लव मैरिज की चर्चा यहाँ पे न्याय संगत की बात करते हैं। क्या लव मैरिज हमारे समाज में वर्तमान समय में न्याय संगत है या नहीं है। बहुत सारी सब परंपराएं हैं जो खत्म भी हुए हैं। सती प्रथा जो था, ये सब चीज, बहु विवाह, बाल विवाह, ये सब चीज जो थी बहुत स्वीकार किया गया और वैधता भी लाई गई इसमें। तो वैधता के स्रोत क्या हो सकते हैं, कैसे वैध होता है। जैसे आप अगर स्कूल शिक्षिका है या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी जगह पे आप कार्य कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि आप वैध हैं। तो आपको एक आईडी कार्ड मिलती है जिससे पता चलता है कि आप एक एम्प्लॉई हैं। आपको सैलरी मिलती है, सैलरी स्लिप मिलती है, उससे पता चलता है कि आप एम्प्लॉई हैं। अगर आपके साथ कुछ होता है तो कानूनी वैधता मिलती है कि अगर आप इस कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके साथ अगर कुछ हो रहा है गलत, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो कानून इसके लिए बनी गई है। तो कानून वैधता होती है, एक नैतिक वैधता होती है, एक सामाजिक वैधता होती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये समाज शास्त्र और आपकी परीक्षा 2025 जून के लिए महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसे बेहतर तरीके से समझ लिए तो आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा के अंक आपके मार्कशीट पे अंकित तो हो जाएंगे, अगर ये आप बेहतर से समझ लेते हैं तो आपके लाइफ एक स्मूथली और बेहतर हो सकता है। और हमारे वर्तमान समय में समाज में परिवर्तन लाने के लिए और समाज को बेहतर नजरिए से देखने के लिए हमें तीनों वैधता स्रोत की आवश्यकता होगी। जैसे कानून वैधता हो गई, कानून रूप से जो वैध माना गया है, जैसे लव मैरिज हो गया, रिलेशनशिप हो गया, या बहुत सारे नियमें जो वैध बनाई गई है। अछूत जो आर्टिकल 17 में जो चर्चा की जाती है कि आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत की भाव से आप दूर रहेंगे, तो इन चीजों की कानूनी वैधता देती है। अगर आप गलत करते हैं या इसकी वैधता को नहीं मानते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाती है। नैतिक वैधता आपकी विचार पर निर्भर करता है। कह सकते हैं कि नैतिक इंसानियत को देखता है, इंसानियत चीजों की होती है। ठीक है, यहाँ पे बात इंसानियत की होती है। जैसे एक नैतिक वैधता की मैं एक छोटी सी उदाहरण, वर्तमान समय में बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसके री एग्जाम के लिए बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। यहां पे नैतिक वैधता क्या कहता है कि अगर बच्चे शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो उनको शांतिपूर्वक समझाया जा सकता है, उनको शांतिपूर्वक बताया जा सकता है, उससे चर्चा की जा सकती है या उसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन लाठी चार्ज करना, लाठी से पिटाई करना बच्चों को, यह नैतिक वैधता कभी नहीं देता है। अगर कोई उपद्रव कर रहा है तो उसे आप पीट सकते हैं। एक महिला को, एक लड़की जो बीपीएससी की प्रोटेस्ट में भाग लेती है और उसे मेल पुलिस द्वारा उसे पीटा जाता है, यह कभी भी नैतिक वैधता नहीं कहता है, नहीं देता है। वो नैतिक वैधता की चर्चा वहां पे नहीं हो पाती है, वहां फेल हो जाता है नैतिक वैधता, क्योंकि यह नैतिक नहीं है। सामाजिक वैधता जरूरी है। समाज में बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। अगर आज यह नियम कानून समाज से हटा दिए जाए तो आज के आज ही समाज बिखर जाएगा, समाज की संरचनाएं टूट जाएगी, जिससे समाज
पूरी तरीके से अस्थिर हो जाएगा। तो सामाजिक वैधता भी आवश्यकता पड़ती है। अब इसके आधार कौन कौन से हो सकते हैं? व्यक्तिगत हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राष्ट्रीय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। ये सारी चीज मैं कह नहीं रहा हूं कि आप पेपर्स में आंसर लिखे जरूर, लेकिन अगर इसे पूरे अपने लाइफ में उतार लेते हैं तो आपके जीवन बहुत स्मूथ होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला है। व्यक्तिगत वैधता की बात की जाती है, मतलब आपकी ह्यूमैनिटी की बात की जाती है, आपकी इंसानियत की बात की जाती है। कोई व्यक्ति किसी विशेष नियम कानून को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार अस्वीकार कर सकता है। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स जो होता है, हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। सामाजिक वैधता जो होता है समूह के द्वारा स्वीकार किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सामाजिक वैधता, जैसे समाज किसी चीज को कहती है ना, कि जैसे आप राजस्थान ये सब समाजों में, हरियाणा में देखेंगे कि एक समाज के सभी वर्गों ने किसी को समाज से अलग निकाल देते हैं किसी कारणवश, गलती की वजह से। तो एक समूह के द्वारा स्वीकृत जो निर्णय जो होता है, समाज में कोई घटनाएं होती है तो समाज के सभी लोग निर्णय लेते हैं कि इस इंसान को समाज में रहना है नहीं रहना है, तो वही चीज समाज स्वीकारता है एक समूह के माध्यम से, तो उसे सामाजिक वैधता की बात की जाती है। राष्ट्रीय वैधता मतलब राष्ट्रीय स्तर पे भारत में आपको स्वीकार किस आधार पे जा रहा है, किस स्तर पे जा रहा है, राष्ट्र के स्तर पे, वो राष्ट्रीय वैधता होती है। और पूरी दुनिया में कौन सी वैधता स्वीकारता है, जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WTO हो गया, उसका वर्ल्ड बैंक हो गया, ये यूनाइटेड नेशन हो गया, ये सभी एक अंतर्राष्ट्रीय वैधता को प्रदान करता है सभी देशों को। वैधता के आधार पे क्या है, परंपरा हो सकती है। कभी भी आप तर्क देते हैं तो परंपरा की बात करते हैं कि परंपरा में ऐसे होता था। तर्क संगत की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं ये कह रहा हूं कि 5वीं प्रश्न वैधता की जो है, आप परीक्षा में लिखो या ना लिखो, मेरी सलाह है कि अगर आप इस प्रश्न के जितने भी आंसर मैं अब डिस्कस कर रहा हूं इसके, अगर आप अपने जीवन में उतार ले इसे और समझ ले, बहुत स्मूथ लाइफ हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज बताई गई है। वैधता के महत्व क्या है, सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी, सत्ता और शासन बहुत अच्छे चलेंगे, सामाजिक परिवर्तन होंगे। जब सामाजिक व्यवस्था अच्छी रहेगी और सत्ता का शासन वैधता के साथ अच्छा होगा तो उम्मीद कर सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन 110% कंप्लीटली होगा। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि वैधता एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है, बहुत क्रिटिकल है समझना। मैं बार बार इस प्रश्न में बोल रहा हूं कि आप अपने जीवन में उतारे, और आज के वर्तमान समय बहुत कम लोगों में कब देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जटिल और बहुआयामी है, कई कारकों पर निर्भर करती है। कानून, नैतिकता, समाज, व्यक्तिगत विश्वास होती है। वैधता सामाजिक व्यवस्था, सत्ता और शासन और सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। वो अब संप्रभुता की बात होती है। 6ठी प्रश्न जो है आपके जून 2024 के मास्टर्स जो कर रहे हैं समाजशास्त्र से, उनके लिए प्रश्न है। संप्रभुता क्या है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। संप्रभुता किसी राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके तहत अपने क्षेत्र के भीतर पूर्ण अधिकार रखता है और किसी भी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप बिना अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को स्वतंत्र रूप से चला सकता है। यह राज्य की स्वतंत्र और स्वायत्तता का प्रतीक है। संप्रभुता, जैसे आप भारत की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां पे संप्रभुता की बात की जाती है। तो संप्रभुता का मतलब क्या कि स्वतंत्र रूप से है। मैं अगर पर्सनली अगर मैं कहूं कि मैं संदीप कुमार हूं, तो ना मुझे आंतरिक इंटरनली कोई अंदर से कोई खेद है या कोई दुख है, और ना कोई बाहरी दबाव है। मैं स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हूं। तो यह संप्रभुता की बात की जाती है। तो यह पे कोई पर्सनली बात नहीं है, राष्ट्र की बात करती है, एक शक्ति की बात करती है, सर्वोच्च शक्ति की बात करती है। अब संप्रभुता की विशेषताएं क्या होती है? अखंडता, विभाजित नहीं किया जा सकता है इसे। राज्य की एकल और अविभाज्य शक्ति होती है, इसे कभी विभाजित नहीं किया सकता। अनन्य होता है, कोई भी राज्य संस्था उस पर दावा नहीं कर सकता है, किसी पे जबरदस्ती हम कुछ नहीं कह सकते हैं।
सरोजता होती है, इसकी सरोजता होती है, ये पावरफुल होता है। जैसे हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, अस्थाई होता है, यह राज के अस्तित्व तक बनी रहती है, ये नहीं कि ये टेम्पररी है। असंक्रामय होता है, यह एक दूसरे से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यह अनिवार्यता भी होती है, संप्रभुता एक राज की अनिवार्य गुण है। अगर यह नहीं रहेगा तो अस्थिरता होगी उसमें। बिना संप्रभुता के कोई राज नहीं हो सकते हैं। संप्रभुता तभी होगी अगर वह राज्य है, और संप्रभुता कैसे होगी, उसके नियम कानून बनाए गए हैं, उस आधार पर वो चलती है। संप्रभुता की बाहरी गतिशीलता क्या है? संप्रभुता एक स्थिर अवधारणा नहीं है, बल्कि यह समाज के समय के साथ बदलती है। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे नियम कानून परिवर्तन हुए हैं। जैसे 1861 के जो कानूने थे, जो अब 2023 में उसे संशोधन करके नई कानूने बनाई गई है। देखेंगे 420 जो चोरी के मामला था, उसे अब बदल के अन्य सेक्शन में डाल दिए गए हैं। बाहरी कारक संप्रभुता को प्रभावित कर सकते हैं, करते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जैसे कभी कभी आप न्यूज में सुनते होंगे कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। जैसे खालिस्तान आप देखे होंगे, इसकी चर्चा प्रतिदिन न्यूज में कभी ना कभी आप सुनते ही होंगे। विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र हो गया, WTO हो गया, WHO हुआ, अपनी वैधता को रखते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सीमाओं को धुंधला कर दिया है, राज्य की संप्रभुता पर दबाव डाला है। सुरक्षा चुनौती होती है, आतंकवाद, अपराध, ये सारी चीजें। मानवाधिकार सबसे महत्वपूर्ण चीज है, संप्रभुता को प्रभावित करता है। संप्रभुता की बाहरी गतिशीलता के कुछ उदाहरण के रूप में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने अपनी कुछ संप्रभुता को यूरोपीय संघ को सौंप दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते जो है, WTO जो है, विश्व व्यापार संगठन के समझौते राज्य के व्यापार नीति पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, मानवीय हस्तक्षेप की बात करती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मानवीय संकटों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे राज्य की संप्रभुता सीमित हो सकती है। जैसे मैं कहता हूं ना कि WTO है या WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे दुनिया में बीमारी को वैध ठहराता है। जो दुनिया में किसी भी देश में अगर कुछ बीमारियां फैली है, जैसे कोरोना ही हुआ, उसको वैधता दिया कि ये कोरोना सही में है। तो इन सभी चीजों पे अगर ये गाइडलाइंस कुछ जारी करता है, तो हमारी संप्रभुता जो है, संप्रभुता का मतलब क्या, खंडन नहीं किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ की जो गाइडलाइंस है, इनके आधार पर, WHO के आधार पे हमें संशोधन करके सुधारना होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बाहरी गतिशीलता के प्रभाव भी पड़ते हैं इस संप्रभुता पर। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि संप्रभुता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो राज्य की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को दर्शाती है। हालांकि संप्रभुता एक स्थिर अवधारणा नहीं है, बल्कि बाहरी कारकों पर प्रभावित होती है। हमने ऊपर देखा था, इसके उपयुक्त में चर्चा किया था कि यह स्थिर अवधारणा है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाहरी कारकों का प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी एक उदाहरण के तौर पे बताया कि WHO जो है, अगर कोई नियम बनाती है तो पूरे वर्ल्ड के सभी को मानना अनिवार्य होता है। कुछ क्षेत्रों में, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मानना अनिवार्य होता है। या WTO रूल्स बनाती है तो अनिवार्यता होती है। तो हम कह सकते हैं कि स्थिर नहीं है, बाहरी कारकों से प्रभावित होती है। आधुनिक विश्व में और ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि अभी आधुनिक विश्व जो है एक वैश्वीकरण के आधार पे चल रहा है। विश्व की कनेक्टिविटी के आधार पे सभी देश की उन्नति और प्रगति निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध संप्रभुता को चुनौती दे सकती है। इसके बाद 7वां प्रश्न आपका है, शक्ति के स्रोत के रूप में वर्ग, स्थिति, दल, ये 3 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। वर्ग, स्थिति, दल। वेबर जो मानवशास्त्र है, समाजशास्त्री है, इनकी दृष्टिकोण की बात की जा रही है। अभी शक्ति की चर्चा हमने किया था।
लेकिन इन 3 वर्गों पे वेबर का क्या दृष्टिकोण है, इस पे हम चर्चा करने की प्रयास करेंगे। वेबर वर्ग, स्थिति और दल की शक्ति के स्रोत के दृष्टिकोण के बारे में कहता है। मैक्स वेबर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे जिन्होंने शक्ति के स्रोत की गहराई अध्ययन किया। उन्होंने शक्ति को समझने के लिए वर्ग, स्थिति और दल 3 प्रमुख अवधारणाओं को उपयोग किया। मतलब समझने के लिए उन्हें 3 वर्गों में बांटा। वेबर के अनुसार वर्ग जो है एक आर्थिक स्थिति पर आधारित है। जिन लोगों के पास समान आर्थिक संसाधन होते हैं वे एक ही वर्ग के सदस्य होते हैं। वेबर के लिए वर्ग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि आर्थिक संसाधन लोगों के दूसरों को प्रभाव डालने की क्षमता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए एक पूंजीपति अपने धन का उपयोग श्रमिक पर नियंत्रण करने और राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए कर सकता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक वर्ग जो है वह आर्थिक स्थिति पे निर्भर करता है। आप देखेंगे हायर क्लास, फर्स्ट क्लास होते हैं, सेकेंड क्लास होते हैं, थर्ड क्लास होते हैं। एक सिंपल सी चीज, आप ट्रेन में सफर अगर करते हैं तो इसमें भी कई क्लासेस बनाए जाते हैं, कई वर्ग बनाए जाते हैं, और जिसके पास आर्थिक स्थिति सही है वह फर्स्ट क्लास में चलेंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति उससे कम है वो सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, इसी तरह स्लीपर और जनरल के कैटेगोरीज क्लास में वर्ग में बटे हुए हैं। तो वर्ग की बात ये कहते हैं, आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं। स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, आपकी आर्थिक से स्टेटस होती है। सामाजिक सम्मान प्रतिष्ठा से संबंधित होती है आपकी स्टेटस। नहीं कहते हैं कि आपकी समाज में क्या स्टेटस रह गया है, क्या स्टेटस है, तो यह समाज आपको डिसाइड करती है कि आपकी क्या स्टेटस होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जीवन शैली और शिक्षा पर आधारित होती है। वेबर के अनुसार स्थिति भी शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। उच्च सामाजिक स्थिति वाले लोग दूसरे को प्रभावित डाल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक एजुकेटेड वर्ग हो जो होते हैं उनके और एक लोअर वर्ग जो होते हैं उनके बीच में संबंध देखेंगे तो कुछ प्रभाव, जैसे ये बड़े लोग जो होते हैं ना, छोटे लोग पे एक प्रभाव के तौर पे देखे जाते हैं। उनको दबाने की प्रयास करते हैं, उनकी वैल्यू जो होते हैं उन अपने सामने में एक मैचअप नहीं करने की कोशिश करते हैं। सामाजिक असमानताएं आती है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर या एक प्रोफेसर समाज में उच्च दर्जा होता है और दूसरे पे विचार प्रभावित कर सकते हैं और अपनी बातों को रखता है क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं, एक समाज वर्ग में है। दल जो है एक सामाजिक संगठन है, जो आप कह सकते हैं बहुत सारे राजनीतिक दल भी होते हैं, सामाजिक दल भी होते हैं, सुधारक दल भी हुए हैं। विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। जैसे गांधी जी, जब उनका तो स्वराज था, सत्याग्रह था, भाई एक पार्टी के तौर पे देखा जा सकता है। जैसे बीजेपी हो गया, बहुत सारे पार्टी जो दल होती, राजनीतिक दल होती है। दल शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि लोग एक साथ लाते हैं। पार्टी में बहुत सारे होते हैं ना, जैसे अगर पार्टी में बीजेपी की बात करता हूं या कांग्रेस की बात करता हूं तो ये पार्टी हो गई, ये दल हो गया। इस दल के अंदर सैकड़ों लोग होंगे, तो यह कह रहा है कि लोगों को एक साथ लाते हैं और उन्हें समान लक्ष्य के लिए संगठित करते हैं। राजनीतिक दल हो सकते हैं, व्यापार संघ हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, धार्मिक दल हो सकते हैं, जैसे आरएसएस है, इस्लाम में बहुत सारे धर्म में है। व्यापारिक संगठन हो सकते हैं। वेबर के अनुसार दल शक्ति का उपयोग करके सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं और राजनीतिक प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अभी बीपीएससी छात्रों को जो आंदोलन हो रहा है, ये भी एक दल इसे कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस दल के माध्यम से एक बीपीएससी आयोग में सुधार की कल्पना की जा सकती है और हुआ भी है। जैसे आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन को समाप्त किया गया, तो यही बीपीएससी के छात्र आंदोलन दल द्वारा इसे समाप्त किया गया। तो वेबर के दृष्टिकोण से सब चीज साफ होता है कि तीनों की आवश्यकता होती है। वेबर का समग्र दृष्टिकोण क्या है? मानना है कि वर्ग, स्थिति, दल ये तीनों शक्ति के स्रोत हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। एक उच्च वर्ग का व्यक्ति उच्च सामाजिक स्थिति भी रखता है और वह एक दल का सदस्य भी हो सकता है और वह शक्ति के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करके दूसरे पर प्रभाव डाल सकता है। यह रियलिटी है। एक उच्च वर्ग के लोग होते हैं और उच्च वर्ग के लोग एक अच्छे पोस्ट पे भी जाते हैं, एक नेता बनेंगे या राजनेता बनेंगे और दूसरे पे प्रभावित करेंगे वो। वेबर के इस दृष्टिकोण का महत्व क्या है?
आप देख सकते हैं वेबर ने कितनी बारीकी से और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश किया है कि वर्ग और दल स्थिति की क्या सीधा समाज में मतलब महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि कुछ लोग दूसरे पर अधिक शक्ति रखते हैं और कैसे शक्ति का उपयोग सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। अगर अपनी विचार वेबर द्वारा रखा गया तो कहीं ना कहीं उनकी आलोचना भी होगी, बहुआयामी की आलोचना होती है, स्थिरता इनमें देखी गई है और पश्चिमी केंद्रित, क्योंकि ये पश्चिम से है तो पश्चिमी केंद्रित बात कही जाती है कि ये कहीं ना कहीं पश्चिमी से लिप्त है, पश्चिमी से जो समाज है उससे आधारित से लिप्त है। अन्य संस्कृति सभ्यताओं में लागू नहीं होती है। जैसे पश्चिमी सभ्यता जो है, सामाजिक जो स्ट्रक्चर्स जो है, संरचनाएं हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं हो सकती, उस तरीके से फिट नहीं बैठ सकती है। वेबर वर्ग स्थिति दल की सिद्धांत समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यह हमें शक्ति स्रोत समझने में मदद करता है, कैसे शक्ति का उपयोग सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस सिद्धांत की अपनी सीमाएं भी है। हाँ, कभी भी कोई चीज होती है, हर एक देश की सीमा होती है, एक स्टेट की सीमा होती है, इंसान की एक, हर स्ट्रेस की सीमा है, हर चीजों की एक सीमा बनाई गई है। तो अगर कोई वेबर जैसे कोई भी अन्य के दृष्टिकोण अपनी बातों को रखते हैं अपने दृष्टिकोण से, तो उनकी भी कुछ अपनी सीमाएं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सॉरी 8, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 होना चाहिए। लोकतंत्र में राज्य और नगरीय समाज में विभिन्न संबंधों को स्पष्ट कीजिए। राज्य क्या होता है? एक शासन ढांचा है, औपचारिक संस्थाएं होती है जो शासन करती है सब पे, सार्वजनिक हित होती है, शक्ति का केंद्र होता है। राज्य का मतलब क्या है? सार्वजनिक हित के लिए काम करती है। जैसे आप जिस स्टेट में रहते हैं तो आपके हित के लिए कार्य करती है वो। नागरिक समाज जो होता है, स्वैच्छिक संगठन होता है, विविधता होती है। जैसे बहुत सारे हमारे समाज में विविधता देखने को मिलेगी, धार्मिक विविधता मिलेगी, किसी संगठन व्यापार की विविधता मिलेगी। नागरिक की भागीदारी भी हम देख सकते हैं समाज में, नगरीय समाज में। राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध क्या है? पूरकता की है, एक दूसरे के पूरक है। राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, जबकि नागरिक समाज की परिवर्तन और नागरिक की भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेसिकली आप इस तरीके से सोचे ना कि एक राज्य का क्या दायित्व है। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की क्या दायित्व है आपके प्रति, और आपका नागरिक का दायित्व एक सरकार, एक समाज, एक राज्य और एक देश के प्रति क्या उसकी योगदान है, उसकी क्या वैधता है, इसको समझने की प्रयास की जा रही है। इसमें तनाव भी होती है, संघर्ष भी होती है नागरिकों के बीच में। जैसे सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, जैसे अभी बीपीएससी का उदाहरण ले सकते हैं, तनाव संघर्ष दोनों चल रही है। सहयोग भी होती है, जैसे आप मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए जो आंदोलन हो रही थी, वहां के डीएम खुद आकर आंदोलन को समाप्त किए, बहुत सहयोगात्मक तरीकों से उसे समाप्त किया गया। तो कह सकते हैं तनाव संघर्ष के साथ सहयोग भी होती है। लोकतंत्र में इसका महत्व क्या है? संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यकता होती है, एक जवाबदेही होती है, नागरिक की भी जवाबदेही है कि वह सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखे, समाज में एक स्थिरता शांति बनाए रखें, एक संतुलन बनाए रखें, और उसी तरह स्टेट के भी उतने ही लोगों के प्रति, समाज के प्रति होना चाहिए। समाज में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि भारत में नागरिक समाज में कई सामाजिक मुद्दे सरकार को प्रभावित करती है, जैसे गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण। ये सभी मुद्दे हैं जो सरकार को प्रभावित करती है, और सरकार समय समय पे बहुत सारे नियम कानून लाते हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही है। लोकतंत्र में राज्य और नागरिक समाज दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दोनों के बीच संतुलन होना आवश्यक है। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चंस में राज्य और नागरिक की बात किया है, नागरिक की बात की गई है।
तो जब तक दोनों के बीच में संतुलन नहीं होगा तब तक एक अच्छे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे मणिपुर की बात की जाए, हमारे भारत में मणिपुर राज्य है, तो मणिपुर में क्या हो रहा है, वहां की नागरिक और सरकार के बीच एक विरोधाभास बहुत दिनों से चली आ रही है, बहुत सालों से चली आ रही है। तो यहाँ पे एक अच्छे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अच्छे राज्य की कल्पना का मतलब कि वहां पे विकास बाधित हो रही है, सब चीजें। तो ये जरूरी है लोकतंत्र में, दोनों का संबंध में संतुलन बहुत आवश्यकता होती है। नागरिक समाज के प्रति, नागरिक जो है सरकार के प्रति जवाबदेही हो, और सरकार जो है नागरिक के प्रति जवाबदेही हो। जबकि राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखता है, सार्वजनिक हित को बढ़ावा देता है। ये 9 नंबर क्वेश्चन हुआ। 8 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं। प्राकृतिक सामाजिक समानताओं और उनकी सामाजिक प्रासंगिकता के बीच अंतर स्पष्ट करना है। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं क्या है? समाजशास्त्र के माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं दोनों समाज में मौजूद होती है। दोनों लोगों के जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है। अब कुछ अंतर देख सकते हैं कि प्राकृतिक असमानताएं हमारे समाज में कैसे है, क्या कारण है, कैसे देखने का हमें मिलता है, सामाजिक असमानताएं क्या होती है। तो हमें समझने की प्रयास करेंगे कि प्राकृतिक असमानताएं होती क्या है। तो प्राकृतिक असमानताएं लोगों में जन्मजात विभिन्नताओं के कारण होती है, जैसे शारीरिक क्षमता, बुद्धि और स्वास्थ्य। और सामाजिक जो होता है यह बीच में संसाधन, अवसरों के प्रतिष्ठा के समान वितरण के कारण होता है। आप कह सकते हैं यहाँ पे जैसे प्राकृतिक शब्द आता है ना, तो प्राकृतिक एक नेचर से कनेक्ट करता है। आपकी शरीर की क्षमता क्या है, आपकी बुद्धि डेवलपमेंट किया हुआ है, आपकी हेल्थ पे क्या स्थिति है, इन सभी चीजों से होती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? अनुवांशिक कारण हो सकते हैं, जैविक कारण हो सकते हैं, पर्यावरण कारण हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ नेचर की बात की जा रही है। नेचर ने आपको कैसा बनाया है, उससे प्रभावित होकर आप क्या बन जा रहे हैं। जैसे ऊंचाई हो गया, वजन हो गया, वृद्धि स्तर हो गया, शरीर क्षमता हो गया, ये सारे डिपेंड करता है, आपके नेचर पे डिपेंड करता है। और इसी चीज के बारे में, और सामाजिक असमानता क्या है? जो आपको बनाया जाता है, अच्छे आपके समाज में संसाधन है, अवसर है, प्रतिष्ठा है, तो वहां पे समान वितरण सबको मिलेंगे। जैसे देखेंगे साउथ इंडियंस के जो बच्चे हैं, चेस में टॉपर्स आते हैं। बहुत सारे राज्य हैं जो अपने यहाँ के बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने की प्रयास करते हैं, तो वहां पे संसाधन उपलब्ध है। कारण जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। वर्ग, जाति, लिंग, धर्म आदि के भेदभाव भी हो सकते हैं सामाजिक असमानताओं में। आय में असमानता हो सकती है, शिक्षा में असमानता हो सकती है, स्वास्थ्य सेवा में असमानता हो सकती है, राजनीतिक शक्ति में असमानता हो सकती है। ये जो है टेम्पररी जो सामाजिक असमानताएं की मैं जो बात कह रहा हूं, ये सामाजिक असमानताएं अच्छी भी की जा सकती है और अच्छे से बुरे भी होते हुए दिखे जाते हैं। सामाजिक शास्त्रीय प्रासंगिकता की बात करती है। जैसे यहाँ पे एक शॉर्ट में मैंने डाल दिया है कि कैसे बीच में अंतर होता है। तो यह जन्मजात होता है या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पर डिपेंड करता है। ऊंचाई, वृद्धि, ये सब चीज में परिवर्तन लाता है। इसमें आय में समानता, शिक्षा में असमानता के कारण सामाजिक असमानताएं पैदा लेती है। उसी तरीके से परिवर्तनशीलता कैसे है, तो आप देखेंगे प्राकृतिक असमानताएं हैं वो कम परिवर्तनशील है, वही सामाजिक परिवर्तन से अधिक परिवर्तनशील होता है। क्योंकि प्राकृतिक नेचर है, और नेचर बदलने में जो होता है ना, जब नेचर की हम बात करते हैं, कम परिवर्तनशीलता की बात करते हैं, तो हमें देखना होगा कि नेचर में जो भी परिवर्तन आया है, या किसी सभ्यता की परिवर्तन है, संस्कृति की परिवर्तन है, या किसी भी चीज की परिवर्तन आती है, तो वहां पे बहुत धीरे धीरे होकर आती है। और अधिक परिवर्तनशील कब होती है, ये समाज पे डिपेंड करता है। बहुत जल्दी परिवर्तन ले लेती है समाज में कोई परिवर्तन आना होता है तो। अब निष्कर्ष की बात करेंगे। प्राकृतिक समानता लोग को जन्मजात भिन्नताओं के कारण होती है, जबकि सामाजिक वही चीज है। जब भी आप निष्कर्ष, कभी भी किसी प्रश्न का निष्कर्ष निकालना है, तो आप इंट्रो पार्ट को लो। इंट्रो पार्ट में हमेशा हम पॉजिटिव चीजों को दर्शाने की कोशिश करते हैं।
जब भी ये स्ट्रक्चर्स लिखेंगे मैं लास्ट में बताऊंगा, इस पे चर्चा करूंगा। लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसी हुई है, इस सिद्धांत पे चर्चा करना है। विभिन्न सारी चीजें, आर्य द्रविड़ सिद्धांत हुए हैं, व्यावसायिक सिद्धांत हुए हैं, किस तरीके से व्यवसाय ने जाति पे प्रभाव छोड़ा है, धार्मिक सिद्धांत के अनुसार से क्या रही है, उसकी आलोचना क्या रही है, सभी सिद्धांत हुए हैं। धार्मिक हो गए, आर्थिक हो गए, आर्य सिद्धांत हो गए, द्रविड़ सिद्धांत हो गए, राजनीतिक सिद्धांत हो गए। सभी की एक अपनी विचार होती है और उनके विचारों की एक आलोचना देखने को मिलती है। विकासवादी सिद्धांत, श्रेणी सिद्धांत जो होती है वर्ग की, जब जो मैंने क्लास के भी कुछ देर पहले बात किया था, ब्राह्मणवादी सिद्धांत की बात होती है और इसका निष्कर्ष है। तो ये सारे प्रश्न थे जो मैंने डिस्कस किया। जून 2024 एमए समाजशास्त्र के सभी प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था, मैंने सभी प्रश्नों का आंसर ये पार्ट 2 में था, सेकेंड वीडियो बन रहा है इसका, तो ये कंप्लीट मैंने कर दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस सारे वीडियो की जो सीरीज जो है 2025 जून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट्स मास्टर्स कर रहे हैं समाजशास्त्र से, अगर इस सारे वीडियोज को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसी से रिलेटेड अब डायरेक्टली प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बट इससे संबंधित प्रश्न होंगे। अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं तो आप 100 में 80 प्लस मार्क्स कर सकते हैं। अब 80 प्लस मैंने इसलिए कहा कि 20 मार्क्स आपके राइटिंग्स पे होता है या कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7352815389 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ मिलेगा। कोई भी जनरल कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी विषय पे आपको वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, या कोई आपका प्रश्न है और आप चाहते हैं कि उस प्रश्न का डिस्कशन किया जाए, तो आप जरूर कमेंट में डालें। मैं आपके प्रश्न का जवाब वीडियो के माध्यम से हो या कमेंट के माध्यम से मैं देने की प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।